हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है इस बार। और हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जो न्यू विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, नॉर्मल के बारे में पढ़ चुके थे। अब अपन बात करते हैं जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। अभी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था रायपुर एम्स का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली एम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक ये कवर करता है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। तो आज अपन बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अपन नॉर्मल पढ़ चुके हैं। अगर आपको नॉर्मल ठीक समझ में आया है तभी आपको एबनॉर्मलिटी समझ में आएंगी। इसलिए हम पहले अप्लाई करते हैं कि पहले नॉर्मल पढ़ो, उसके बाद एबनॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज अपन बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो एबनॉर्मलिटीज है सबसे पहले है ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया एंड मेनोमेट्रोरेजिया के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करते हैं एबनॉर्मलिटी पहली वाली, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो से मतलब है कि साइकिल कैसी है। ओलिगो साइकिल मतलब जितनी एक 1 ईयर में साइकिल आनी चाहिए थी उससे कम। अब 1 ईयर में साइकिल कितनी बार आती है, ये क्वेश्चन है आपके लिए आज का, कि 1 ईयर में एक नॉर्मल फीमेल की साइकिल कितनी बार आती है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी 1 ईयर में फीमेल की जो साइकिल आनी चाहिए थी उससे कम साइकिल आ रही है, उसे अपन बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो कैसे, इर्रेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 35 डेज। यानी कि ऐसी साइकिल जो नॉर्मल डेज कितने होते हैं आपके 21 to 35, नॉर्मल एवरेज की बात करूं तो 4 वीक यानी कि 28 डेज। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है कि मोर देन 35 डेज, यानी कि 35 दिन से ज्यादा की साइकिल है। तो सिंपल सी बात है कि इरेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली भी नहीं है, इनफ्रीक्वेंट आ रही है, और इरेगुलर भी है, उसे अपन बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। इस और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कितने का है, 35 दिन में आएगा, कभी 40 दिन में, कभी 45 में, कभी 60 दिन में। मेंस्ट्रुअल डेज जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो फेज है वो आपकी रहेगी 3 से 4 दिन की रहेगी। पैड, ये टॉपिक थोड़ा सा नया है। पैड, सर ये पैड का क्या मतलब है? जो नॉर्मल फीमेल है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में 7 to 8 पैड यूज करती है। यानी कि अब ये एवरेज कैसे है, जैसे कि अगर एक पैड एवरेज 7 to 10 ml ब्लड एब्जॉर्ब करता है, एक जो सैनिटरी पैड है वो 7 to 10 ml ब्लड एब्जॉर्ब करता है, तो एवरेज की बात करें तो 7 से 8 ml ब्लड, तो एक पैड में 7 से 8 ml ब्लड एब्जॉर्ब हुआ। और यहाँ 7 है तो 7 into 7 करो, कितना ml ब्लड हुआ, यानी कि वो आपका एवरेज आ जाता है 35 से 40 ml के एवरेज में। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल पैड। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल फीमेल अपने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने पैड यूज करती है नॉर्मली, तो वो है आपका 7 to 8 पैड। अदर पैरामीटर्स नॉर्मल है, बात सिर्फ एक चीज एबनॉर्मल है, वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल है। कैसी साइकिल, इरेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट है, और डेज कितने से ज्यादा है, 35 दिन से ज्यादा है साइकिल के डेज। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पॉलीमेनोरिया की। पॉली मतलब ज्यादा, रिपीटेटिव, बार बार आना। तो जितनी नॉर्मल साइकिल आनी चाहिए थी 1 ईयर में, उससे भी ज्यादा बार साइकिल आ रही है 1 ईयर में। तो ये कब संभव है, जब साइकिल तो रेगुलर हो और फ्रिक्वेंटली आई, फ्रिक्वेंटली मतलब रिपीटेटिव आई। जितना एवरेज जो डेज है उससे भी पहले, नॉर्मल डेज क्या बताया था अपन ने अभी, 21 to 35 डेज। तो यहाँ पर अगर किसी की साइकिल 21 डेज से पहले ही आ रही है तो वो है आपका पॉलीमेनोरिया। बाकी अदर पैरामीटर्स जो हैं आपके मेंस्ट्रुअल डेज और पैड जो आपके एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल में रहेंगे। केवल साइकिल चेंज हुई है इन दोनों कंडीशनों में, एक में तो कंडीशन में साइकिल बढ़ी है और एक कंडीशन में साइकिल कम हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब होता है ब्लीडिंग से,
यानी कि ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब अपन बात करते हैं नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है साइकिल में। नॉर्मल साइकिल जो होती है वो तो होती है 21 to 35 डेज, और ब्लड लॉस कितना होता है नॉर्मली 20 से 60 ml, ठीक है, एवरेज 40 ml, क्लियर। अब नॉर्मल जो ब्लड लॉस है उससे भी ज़्यादा अगर ड्यूरिंग साइकिल के दौरान ब्लड लॉस हो जाए, यानी कितना 80 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए साइकिल के दौरान, तो उसे अपन बोलते हैं मेनोरेजिया। इसके लिए पैरामीटर्स देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज तो नॉर्मल ही है, 28 डेज की साइकिल है, मेंस्ट्रुअल डेज भी नॉर्मल है, बस डिफरेंस कहाँ पर है, पैड यूज ज़्यादा करिए, पैड यूज ज़्यादा हुए हैं, 15, 14, 13। जब एक पैड में 7 ml ब्लड एब्जॉर्ब होता है तो 15 पैड में कितना ब्लड यूज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। यानी कि ऐसी साइकिल जिसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं, केवल ब्लड जो ब्लड है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, कितने से, 80 ml से भी ज़्यादा, उससे बोलते हैं मेनोरेजिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेट्रोरेजिया के बारे में, क्लियर। मेट्रोरेजिया के बारे में यहां पर तो ब्लड की बात हुई थी, बाकी सारे पैरामीटर्स जो है नॉर्मल थे। यहां पर साइकिल की बात होती है कि साइकिल इर्रेगुलर है, और ऐसी इर्रेगुलर नहीं है जैसे इसमें थी 35-40, ऐसे नहीं है। इसमें साइकिल कभी 1 महीने में, तो कभी 3 महीने में आ रही है, तो कभी 2 महीने में आ रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में रेगुलर है, उसे अपन बोलते हैं अपन क्या, मेट्रोरेजिया। ऐसी बात नहीं है कि साइकिल तो इरेगुलर यहां भी थी, कंफ्यूज मत होना, ओलिगोमेनोरिया में और मेट्रोरेजिया में कंफ्यूज नहीं होना है। साइकिल इरेगुलर यहाँ पर ओनली 35 डेज का ही अंतर है, लेकिन यहाँ पर देख लो साइकिल कैसे आ रही है, कभी 20 दिन में आ रही है, कभी 60 दिन में, कभी 90 दिन में, कभी 65 डेज में। यानी कि साइकिल बहुत ज्यादा इरेगुलर हुई है, कभी 1 मंथ में आ रही, कभी 2 मंथ में, तो कभी 3 मंथ में। यानी कि साइकिल का जो ड्यूरेशन है, जो नॉर्मल होना चाहिए 1 मंथ का, उससे भी ज्यादा क्या हुआ है, इरेगुलर हुआ है, वो क्या कहलाया आपका, मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट जो एबनॉर्मलिटी है वो इन दोनों एबनॉर्मलिटियों को मिलाकर के बनी है, मेनोरेजिया को और मेट्रोरेजिया को। अगर इन दोनों को मिलाकर के बनी है तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन भी इन दोनों को प्लस करके बनी होगी। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड लॉस ज्यादा होगा, कितने ml से, 80 ml से ज्यादा, साथ में जो साइकिल है वो भी बहुत ज्यादा इरेगुलर मिलेगी, उसको अपन ने नाम दिया मेट्रोरेजिया। क्लियर बात, यहां तक समझ में आया इस अब तक के टॉपिक में? यानी कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन इसी बेसिस पे मिलेगा, आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपको उसमें से ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि यह डेफिनेशन किस कंडीशन को शो करती है। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रायपुर एम्स में भी आया था 2019 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा डीपली पढ़ें कि ओलिगोमेनोरिया क्या है, पॉलीमेनोरिया क्या है, मेनोरेजिया क्या है, मेट्रोरेजिया क्या है और मेट्रोरेजिया क्या है, ठीक है। इस प्रकार से इसको देखें। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो हाइपोमेनोरेजिया है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोमेनोरेजिया के बारे में, डिस्मेनोरिया के बारे में, क्रिप्टोमेनोरिया के बारे में, ठीक है। अब हाइपोमेनोरिया मतलब, हाइपो मतलब कम, ठीक है, यानी कि ऐसी साइकिल जिसमें ब्लड लॉस नॉर्मल से भी कम होता है। यानी कि नॉर्मल कितना था ब्लड लॉस, 35 to 40 ml, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ तो 20 ml से भी कम हो रहा है, 20 ml से भी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड लॉस 20 ml से भी कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। बाकी सभी पैरामीटर्स नॉर्मल होंगे, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल डेज का दिक्कत रहेगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल डेज जो नॉर्मल थे वो 3 से 4 दिन थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ मेंस्ट्रुअल डे कितनी है, 1 दिन हुआ, 1.5 दिन या 1 दिन। मेंस्ट्रुअल पैड जो नॉर्मल यूज कर रहे थे 7 to 8 डेज, 7 to 8 पैड यूज कर रहे थे, पर लेकिन अब यहाँ पर पैड यूज कम हो, क्योंकि ब्लीडिंग ही कम हो रही है, तो 1 या 1-2 पैड यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंटी लास्ट फॉर 2 days,
लास्ट फॉर 2 days मतलब ब्लीडिंग का टाइम कितना दे रखा है उसने सीधा ब्लीडिंग का टाइम देकर तुम्हें पूछ लिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना वहां कि सर ने बताया नहीं था। मैं फिर बोल रहा हूं, हाइपोमेनोरिया की डेफिनेशन पूछता है तो वो आपसे इस प्रकार से पूछेगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंटी लास्ट फॉर 2 days, यानी कि यहां पर उसने मेंस्ट्रुअल डेज को काउंट कर दिया और पूछ लिया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है कम होती है और साथ में कितने दिन से कम होती है, 2 days तक ही होती है, उसके बाद में होती ही नहीं है। वो कौन सी आपकी हाइपोमेनोरेजिया। ठीक है, नेक्स्ट डिसमेनोरिया, जिस किसी भी कंडीशन के आगे डिस लग जाता है मतलब पेनफुल कंडीशन। तो यानी कि डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि साइकिल के दौरान हैवी पेन होता है, उसे अपन बोलते हैं डिसमेनोरिया। अब ये पेन क्यों होता है, ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डेफिशिएंसी कारण। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोमेनोरिया जो है वो है आपका ऐसी कंडीशन जिसमें मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शो नहीं होती इन द वेजाइनल ओपनिंग में। क्योंकि वेजाइनल ओपनिंग ही नहीं होती। जो हाइमन जो लेयर होती है, मैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो हाइमन लेयर होती है उसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग ही प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि यहां पर इसका मोस्ट कॉमन कारण है इनपरफोरेटेड हाइमन, मतलब इसमें ओपनिंग ही नहीं आई है। ये कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी है, पूछा जाता है और पूछा भी है हर बार क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया, क्या कारण है इसका, इनपरफोरेटेड हाइमन। याद रखना इसको, तो पी जाओ गोल्ड के, आएगा क्वेश्चन ये कि क्रिप्टोमेनोरिया जो है उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है, इनपरफोरेटेड हाइमन, यानी कि जो ओपनिंग जो होती है, जो वेजाइनल ओपनिंग वो ओपनिंग ही प्रेजेंट नहीं होती हाइमन में, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, इरिटेबली, एब्डोमिनल पेन, लेकिन मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं होती वेजाइनल ओपनिंग में क्योंकि वहां पर ओपनिंग प्रेजेंट ही नहीं होती। और जैसे आप इसको टच करोगे इस एरिया को तो आपको बल्जिंग लाइक अपीयरेंस रहेगा, बल्जिंग है उस प्रकार से आपको टैपिंग होगी यहाँ। ठीक है, ये था आपका एब्नॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गया, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो इसमें से पूछेगा तो आपको किसी की डेफिनेशन दे देगा या किसी की ब्लीडिंग दे देगा या किसी का टाइम या एक कंडीशन दे देगा कि कोई फीमेल है उसकी साइकिल इतने दिन की है, इतने पैड यूज किए हैं, तो कौन सी कंडीशन हुई। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिकों के आप जैसे क्लास हुई उस क्लास के जस्ट बाद जैसे आप क्वेश्चन सीरीज निकालते हो, क्वेश्चन निकाला तो उससे आपके थोड़े और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। क्लियर, उसके बाद अपन बात करते हैं यहां से आगे एमिनोरिया के बारे में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एमिनोरिया, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एमिनोरिया। क्लियर बात, अपन अब पढ़ते हैं एमिनोरिया के बारे में। एमिनोरिया, ठीक है, एमिनोरिया इज द, पहले इसकी देखो डेफिनेशन, एक कंडीशन है जिसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसी कंडीशन जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस रहती है उस कंडीशन को बोलते हैं एमिनोरिया। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, एमिनोरिया की डेफिनेशन दे देता है और पूछ लेता है दिस कंडीशन इज नोन एज। क्लियर, उसके बाद एमिनोरिया को दो अलग अलग इसको डिवाइड किया गया। पहला था आपका प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकंड था आपका सेकेंडरी एमिनोरिया। कौन सा, पहला प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया के बारे में पहले आप डिस्कस करते हैं प्राइमरी के बारे में, मतलब कि प्राइमरी एमिनोरिया ऐसी कंडीशन
जिस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस का ओरिजिन ही नहीं हुआ, या ऐसी फीमेल जिसमें अभी तक एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, वो क्या कहलाती है? आपकी प्राइमरी एमिनोरिया। और सेकेंडरी एमिनोरिया का मतलब होता है ऐसी फीमेल जिसमें साइकिल तो आई थी, स्टार्ट तो हुई थी, बट मोर कॉन्सिक्यूटिव 3 to 6 मंथ का बीच में गैप लग गया रिपीटेटिव, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिनोरिया। क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, ऐसी महिलाएं जिनमें 6 मंथ के दौरान पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम टू टाइम थी, लेकिन इन मिडिल एज में क्या हुआ कि उनकी जो साइकिल है वो 6 मंथ के लिए पोज हो गई, उसी कंडीशन को क्या दिया अपन नाम? सेकेंडरी एमिनोरिया। क्लियर बात? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। तो इसके अपन ने क्या देखा डेफिनेशन प्राइमरी के बारे में? नो ऑनसेट ऑफ मेंसेस, नो ऑनसेट ऑफ मेंसेस यानी कि इस ऐसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन जिसमें फीमेल के मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए थे, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर था अपना 13 to 14 एज पे, वहां पर स्टार्ट ही नहीं हुआ था मेंसेस, वो कंडीशन किस में आती है? प्राइमरी में। इसके कॉज की बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया हो। सबसे पहला टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। सेकंड गोनोडल डिसजेनेसिस, गोनोडल डिसजेनेसिस। एंड नेक्स्ट MRKH। MRKH का फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, मेयर रोकेतांस्की कोसर हॉसर सिंड्रोम। लिख लो इसको, बहुत काम आएगा ये। मेयर रोकेतांस्की कोसर हॉसर सिंड्रोम, इसकी वजह से भी। अब ये तो थे इसके कंडीशन किसके? प्राइमरी कॉज की, यानी कि इनमें तो जनरेटरी में तो स्टार्ट ही नहीं हुई मेंसेस, और सेकेंडरी में के स्टार्ट तो हुई थी नॉर्मली, लेकिन गैप लग गया कितने मंथ का? 6 मंथ का। 6 मंथ का कंसेक्यूटिव गैप लगा है, उसको अपन ने नाम दिया सेकेंडरी। इसके भी कॉज हैं, इसके जो कॉज होंगे, जो सेकेंडरी एमिनोरिया कॉज है, वो होते हैं आपके 2 प्रकार से, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। लेकिन पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी एमिनोरिया के बारे में। प्राइमरी एमिनोरिया जो होता है वो है आपका ऐसी कंडीशन जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बचपन से ही स्टार्ट नहीं हुई हो, वो कंडीशन कहलाती है आपकी प्राइमरी एमिनोरिया। और इसी एमिनोरिया के कॉज थे ट्यूमर्स, टर्नर सिंड्रोम, गोनोडल डिसजेनेसिस एंड MRKH सिंड्रोम, मेयर रोकेतांस्की कोसर हॉसर सिंड्रोम। क्लियर? ये तो था आपका प्राइमरी एमिनोरिया के बारे में। अपन बात करते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया के बारे में। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अपन आगे चलते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया के बारे में। वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अभी क्लासेस में इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से कंपटीशन एग्जाम में कवर किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकेंडरी एमिनोरिया। ठीक है, सेकेंडरी जो एमिनोरिया है इसका अपन ने क्या बताया था कि स्टार्ट तो हुआ था, ऑनसेट तो था, लेकिन 6 मंथ का गैप लग गया बीच में ऑटोमेटिक। इसके 2 कॉज होते हैं, 2 प्रकार से होता है सेकेंडरी एमिनोरिया। पहला फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड पैथोलॉजिकल। क्लियर बात? फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो है उसके 3 कॉज हैं। पहला प्रेगनेंसी, सेकेंड लैक्टेशन एंड थर्ड मेनोपोज।
मेनोपोज के बारे में अपन लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज मेनोपोज? सीएसएन ऑफ मेस्ट्रोसाइकिल। पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी कॉज होते हैं पीसीओडी। इसका फुल फॉर्म है पीसीओडी का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पहला कॉज। सेकंड कॉज सेहान सिंड्रोम, सेहान्स सिंड्रोम। नेक्स्ट थर्ड कॉज हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। फिजियोलॉजिकल जो है वो तो आपका नॉर्मल है, यानी कि ये होगा तो ये बाद में ऑटोमेटिक सही हो जाता है, लेकिन मेनोपोज के बाद तो कुछ होता नहीं है। मेनोपोज तो मेनोपोज फिजियोलॉजिकल है, लेकिन ये होता क्यों इन कंडीशन में, और ये पैथोलॉजिकल है, वो है आपका एबनॉर्मल। ठीक है। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कैसे हुआ एमिनोरिया। प्रेगनेंसी में कैसे एमिनोरिया हुआ, या प्रेगनेंसी में मेस्ट्रोसाइकिल क्यों रुक गई या क्यों स्टॉप हो गई, उसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है। पहले अपन बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि फिजियोलॉजिकल में से अपन पहला अपन कॉज को डिस्क्राइब करते हैं। फिजियोलॉजिकल में से भी पहला कॉज कौन सा था अपना? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कैसे? प्रेगनेंसी में मैंने बताया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा जब ढंग से पढ़ाऊंगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो काम है वो है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना या इसको रोके रखना। इसको सेटअप होने से रोकता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये कार्पस लूटियम प्रचुर मात्रा में जब प्रेगनेंसी होती है तो कार्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता रहता है। लेकिन ये कार्पस लूटियम जब तक ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाती है। जैसे ही प्लेसेंटा डेवलप होती है वहां पे बीटा एसीजी का हार्मोन सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वहां से फिर वो प्रेगनेंसी को कंसीव करके लेके जाती है। पहला समझ में आया प्रेगनेंसी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंडोमेट्रियम जब मेंटेन कर लिया, जब इस हार्मोन ने एंडोमेट्रियम को ही रोक लिया तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी ही कहां से? क्योंकि ये तो वही था विड्रॉल फ्लोमिना, यानी कि ये हार्मोन कम होगा तभी तो एंडोमेट्रियम सेटअप होगी। अभी हार्मोन प्रचुर मात्रा में है तो सेटअप नहीं होगी। ठीक है, पहला कॉज। नेक्स्ट है आपका सेकंड कॉज है लैक्टेशन। लैक्टेशन जो है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो 3 एरियाज पर काम करता है। सबसे पहले काम करता है हाइपोथैलेमस पे। ठीक है, ये जो हार्मोन है सबसे पहले काम करता है हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस के बाद ये काम करता है आपका हाइपोथैलेमस पे काम करता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये काम करता है हाइपोथैलेमस में। उसके बाद ये करता है इनहिबिटिंग रोल करता है एलएच सर्ज में, जो एलएच सर्ज है वहां। उसके बाद ये काम करता है इनहिबिशन एफएसएच का, और हाइपोथैलेमस में जो जीएनआरएच हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इस हार्मोन को ये इनहिबिट कर देता है। ये इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के 3 इनहिबिशन रोल होते हैं। पहला हाइपोथैलेमस में किस हार्मोन को इसने कम कर दिया? जीएनआरएच को। इससे प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जीएनआरएच नहीं आएगा तो एफएसएच भी नहीं आएगा और एंटी पिट्यूटरी भी रिलीज नहीं कराएगी एफएसएच को और एलएच को, और एफएसएच नहीं आएगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा, और एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो एलएच सर्ज भी नहीं होगा, जिसकी वजह से अनओवुलेशन। क्लियर? यानी प्रेगनेंसी का जो फिनोमेना है वो लैक्टेशन का जो फिनोमेना है वो रहेगा कंटिन्यू। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो था वो है आपका थर्ड मेनोपोज। क्या? मेनोपोज। थर्ड जो है वो आपका मेनोपोज। मेनोपोज, ठीक है।
मेनोपॉज में क्या होता है कि एक नॉर्मल संख्या, नॉर्मल नंबरिंग होती है फॉलिकल्स की ओवेरी में, यानी कि 40,000 से 4 लाख तक, यानी ये नॉर्मल संख्या होती है फॉलिकल्स की। लेकिन मेनोपॉज 45 एज के बाद होता है और इस एज तक फॉलिकल्स के जो नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। क्लियर बात। अब अपन बात करते हैं, ये तो था आपका प्राइमरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया के अपन ने 3 कॉज देखिए, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज। अपन इनको डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल इसको डिस्कस कर चुके हैं कि तीनों कॉज कैसे अल्टर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल एमिनोरिया की बात करें तो अपन पैथोलॉजिकल एमिनोरिया, क्लियर बात। अपन पैथोलॉजिकल एमिनोरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मतलब जो ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो क्या बना लेती हैं, सिस्ट। और ये सिस्ट किस हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा देती हैं, एंड्रोजन हार्मोन का, जो क्या काम करता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है एंड्रोजन हार्मोन। और मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते कौन कौन से हैं जो अपन देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी वाले, आवाज का भारी होना, हैवी वॉइस, हेयर का बहुत ज्यादा मात्रा में आना, इंक्रीज हेयर, ब्लैक कलर इन बॉडी, ब्लैक कलर ऑफ बॉडी, ब्लैक कलर होना बॉडी का, ये इसके सिम्टम में। लिबिडो कम हो जाना, लिबिडो का मतलब होता है लेविडो, इसका मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर कम हो जाना, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है कि सिस्ट बन जाती हैं फॉलिकल्स, ये सिस्ट बन करके ये एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा देती हैं। और एंड्रोजन हार्मोन मेल सेक्सुअल हार्मोन है जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। तो मेल के सिम्टम जो हैं, जैसे बालों का आना अधिक मात्रा में, आवाज का भारी होना, ब्लैक कलर हो जाना बॉडी का, वो सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं फीमेल में। इसकी एज देख लो, यंगर एज ज्यादा है, 18 to 28 ईयर्स, 18 से 28 साल की महिला में ज्यादा देखने को मिलता है और अनमैरिड में ज्यादा देखने को मिलता है, अनमैरिड में ज्यादा देखने को मिलता है, ये कॉमन है। ठीक है, ये था। और इसके अगर आपको असेसमेंट करना हो, क्वेश्चन यहां से पूछता है, नेकलेस अपीयरेंस इज इन यूएसजी इज नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यूएसजी में जब आप यूएसजी कराओगे ओवेरी की, तो आपको जैसे नेकलेस होता है उस प्रकार से आपको दिखेगा कि ओवेरी के अंदर कुछ नेकलेस जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस प्रकार से नेकलेस जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। इससे पता लगा सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नेकलेस अपीयरेंस क्वेश्चन यही पूछ लिया है, एम्स में क्वेश्चन है, नेकलेस अपीयरेंस इन ओवेरी, आइडेंटिफाई डिजीज नेम पूछा उसने, कौन सी डिजीज है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्लियर, पीसीओडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉज क्या था सेकेंडरी का, अपना नेक्स्ट कॉज था आपका सेहान सिंड्रोम। सेहान सिंड्रोम, सेहान सिंड्रोम, सेहान सिंड्रोम में मैं एक लाइन बोलूंगा, हाइपोक्सिक कंडीशन या इस्चेमिक कंडीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी।
हाइपोक्सिया या इससे में कंडीशन प्रेजेंट होती है एंट्री पिट्यूटरी में, जिसकी वजह से एमिनोरिया प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको नाम दिया सेहान सिंड्रोम। ठीक है, इतना ही काफी है। अगर ये सेहान सिंड्रोम पूछता है तो आपसे पूछता है सेहान सिंड्रोम का कारण क्या है, क्या कारण है? इससे में कंडीशन किस में? एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में, और एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड मेजर रोल प्ले करती है आपका, काफी हार्मोनों का सिक्रेशन करती है, LH FSH। ठीक है, थर्ड कंडीशन है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है, ये थायराइड हार्मोन T3 और T4 इन दोनों हार्मोनों का काम होता है कि किस ऑर्गन को कितनी ऑक्सीजन, कितनी एनर्जी चाहिए, ये डिसाइड करते हैं ये दोनों हार्मोन। लेकिन जब, और ये BMR को मेंटेन करते हैं। जब हाइपो है तो मतलब BMR कम होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और बेसल मेटाबॉलिक रेट वो कंडीशन है जिस पर अपनी बॉडी जो स्मूथली फंक्शन करती है कोई ऑर्गन की, वो है स्टेट, जिस स्टेज पर वो है नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। अगर ये हाइपो है यानी कि BMR रेट कम है तो ऑर्गन फंक्शन कम करेंगे, ऑर्गन फंक्शन कम करेंगे तो ऑर्गन डिस्फंक्शन होंगे, और ऑर्गन डिस्फंक्शन होंगे तो एमिनोरिया देखने को मिलेगा, और ये शो करेगा एमिनोरिया। ये थे आपके पैथोलॉजिकल कॉजेज। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द पैथोलॉजिकल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमिनोरिया इन पैथोलॉजी। या मैं बात करूं, सबसे पहले पूछते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन सर कैसे आएंगे इस टॉपिक में से, अगर आता है तो एग्जाम में। देखो, क्वेश्चन जो आपका आने का तरीका है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एमिनोरिया। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ने तो बहुत सारे कॉज बताए थे एमिनोरिया में, पैथोलॉजी का अलग है, फिजियोलॉजी का अलग है। तो ऐसा नहीं है, अगर एक वर्ड में आंसर करना हो एमिनोरिया का तो एक ही आंसर है, मेनोपोज। फर्स्ट प्राइड देनी है इसको मेनोपोज को। अगर ये भी नहीं है ऑप्शन में तो है प्रेगनेंसी, क्योंकि अपन पहले लेके चलते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमिनोरिया इस, अगर आंसर मेनोपोज है तो मेनोपोज ही होगा राइट आंसर, अगर मेनोपोज नहीं है तो सेकंड आंसर इज प्रेगनेंसी। क्लियर बात। नेक्स्ट जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया कैसे? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी एमिनोरिया को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, फिजिकल और पैथोलॉजिकल। अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछता है सेकेंडरी का तब भी मेनोपोज ही है, क्योंकि उसने हमको कंडीशन शो नहीं की है कि एबनॉर्मल है, पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, तो हमको लेके चलना है फिजियोलॉजिकल फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वो यही पूछ लेता है यहीं से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमिनोरिया, तो क्या आंसर होगा आपका? सेकेंडरी कॉज में क्या आंसर होगा आपका? जो सेकेंडरी कॉज पूछता है तो पैथोलॉजिकल में PCOD मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। पैथोलॉजिकल में सेकेंडरी एमिनोरिया मोस्ट कॉमन कॉज। अगर यही कंडीशन ऐसे पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया, तो क्या बताओगे आप? प्राइमरी एमिनोरिया में तब भी लेके आपको वही चलना है। क्या प्राइमरी एमिनोरिया के 3 कॉज थे, प्रेगनेंसी, मेनोपोज और जो प्राइमरी एमिनोरिया है। जो प्राइमरी एमिनोरिया में जो आपके कॉजेज थे, प्राइमरी एमिनोरिया कॉज क्या थे आपके? पहला कॉज क्या था? टर्नर सिंड्रोम। सेकंड कॉज क्या था आपका? गोनोडल डिसरेसिस। और थर्ड जो कॉज था वो क्या था आपका? MRKH। अगर इनमें से भी वो बोले कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप, तो टर्नर सिंड्रोम को। मोस्ट कॉमन कॉज है प्राइमरी एमिनोरिया का टर्नर सिंड्रोम। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं वे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं वही बता रहा हूं। क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद में जो आपका ये, इसके बाद जो ये खत्म होता है आपकी एबनॉर्मलिटीज ऑफ जो एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी भी एबनॉर्मलिटीज थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ये क्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से,
प्लस नॉलेज की दृष्टि से, और कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं कुछ ओबीसी में, जैसे मैथ्स और साइकिल फेवरेट टॉपिक है उसका, और यहाँ से वो क्वेश्चन हर बार पूछता है, कभी एबनॉर्मलिटी से पूछता है तो कभी नॉर्मल से पूछता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्टूडेंट कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकता है, या फिर फैकल्टी का जो पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है एबनॉर्मलिटीज ऑफ मैथ्स 12 साइकिल। थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।